आज नेहरू जी को हमारे बीच से गए हुए सन 64 से अगर आप माने तो 61 साल हो गए हैं। जिस साल उनका देहांत हुआ उसी साल मैं भी पैदा हुआ, तो मैं अपनी उम्र से हमेशा समझ लेता हूँ कितने वर्ष हुए नेहरू जी को गए हुए। 61 साल बाद भी ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जितने ऐसे लोग हैं जो कभी प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रपति रहे हों, कुछ और रहे हों, उनकी अपने अपने देशों में अपने अपने समय में याद होती है, उन पर पुस्तकें किताबें लिखी जाती हैं, चर्चाएं होती हैं, उनकी क्या लेगेसी रही है इसके बारे में होता है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के जाते हैं समाज में, देश में, उनकी ज़्यादा चर्चा होती है। और स्वाभाविक है, जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा, जितना ज़्यादा असर होगा, उतनी ज़्यादा उनके बारे में लोगों में धारणाएं होंगी। सकारात्मक भी, कुछ उतनी सकारात्मक नहीं, कुछ आलोचक भावनाएं लेकिन होंगी। लेकिन नेहरू जी का एक बड़ा अद्भुत सा है। आज की सरकार को मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर 365 दिन एक साल में रखें तो कम से कम 200-250 बार वो या उनके मंत्री या उनके तमाम लोग नेहरू जी का किसी न किसी तरह याद करते हैं। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नेहरू जी का भूत उन पर बड़ा बुरी तरीके से चढ़ा हुआ है। या मैं और इसको कहूँ, फिर मैंने तो नहीं चाहता था कि ये भाषा का इस्तेमाल करूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि हो जाता है ना कभी कभी एक किसी के अंदर में एक साइकिक दिक्कत कि उस नाम के बिना न सवेरे होती है न शाम होती है, उस तरीके का एक नेहरू जी का भजन करने लगते हैं। तो अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता, क्योंकि अनिल जी कोई एक समझदार व्यक्ति हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन नेहरू के बारे में अद्भुत ज्ञान रखते हैं और इन जो ऐसे ऐसे पहलुओं से उनके बारे में समझ ये हम लोगों को देते हैं तो बहुत कम लोग हम लोगों को दे पाते हैं। अनिल जी, मैं चाह रहा था ये ऐसा क्या रहा है कि 61 साल बाद भी ये व्यक्ति, अगर किसी की आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो पंडित नेहरू की होती है। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने नेहरू सेंटर बनाने का ये कदम लिया। ये बहुत पहले इस किस्म के इनिशिएटिव की ज़रूरत थी। आपका जो सवाल है उसको दो तरीके से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक तो ये है कि जब कोई सरकार में होता है, प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल जी थे, तब जो कदम वो लेते थे या कांग्रेस पार्टी लेती थी उनके नेतृत्व में, उसका जो प्रभाव कुछ सेक्शंस को पड़ता था वो कुछ रिस्पॉन्स तो करते थे। जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ संविधान का, तो वो स्पीच जवाहरलाल जी की अगर आप पढ़ें तो उसमें वो यही कहते हैं कि there are some settled relationships in the country which are protected by the fundamental rights, but the directive principles part of the Constitution seeks to create a new relationships in society and unsettle some of the old ones. And we have set up the transformation of society is our objective. समाज में तब्दीली लाना, ये हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है समाज में और अर्थव्यवस्था। और इसके लिए जो भी कदम हम उठाएंगे उसके लिए हमें कुछ संविधान में भी कभी कभी तब्दीली करनी पड़ सकती है। ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट के डिबेट में उन्होंने कहा था। और तो जब जैसी भी चीज़ें हुई, लैंड रिफॉर्म्स हुए और हिंदू लॉ रिफॉर्म हुआ, इन सब चीज़ों का जिन लोगों को लगता था कि उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे, वो एक ऑपोजिशन जवाहरलाल जी की तरफ और कांग्रेस की तरफ भी
बिल्डअप होते गया, तो वो तो था ही। फिर 1962 की जब वॉर हुई तो इंटरनेशनल फोर्सेस भी कुछ इसमें शरीक होने लगे। उसके कुछ ही वर्षों बाद एक किताब निकली मैक्सवेल की, जिसने सारा ब्लेम वॉर का इंडिया पे ही और जवाहरलाल जी पे खास तौर से डालने की कोशिश की। तो इन चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी था और ये बिल्डअप हो रहा था, और इन चीज़ों का इस्तेमाल फिर और फोर्सेस ने हिंदुस्तान में भी किया। तो एक लेवल पे तो ये है। दूसरा ये है कि जब कुछ ऐसे फोर्सेस जिनको पूरा हिंदुस्तान की जो विजन था जवाहरलाल जी का और गांधी जी का, गोपाल कृष्ण गोखले का और दादा भाई नौरोजी का, उससे परेशानी थी। तो जो कुमार केतकर जो हमारे जर्नलिस्ट थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहीं लिखा है कि जवाहरलाल जी पे जो अटैक्स शुरू हुए वो तब शुरू खास तौर से हुए जब गांधी जी ने उन्होंने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया कि जवाहर विल बी माय सक्सेसर। तो तब से वो अटैक्स जवाहरलाल जी पे बढ़ने शुरू हुए। और जब ये प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन आ गया, गांधी जी का तो असैसिनेशन हो चुका था, अब इनको लगा कि वो जो लाइन थी दादा भाई नौरोजी से जो चलती है, उसको अगर तोड़ना है, वो हिंदुस्तान का जो नज़रिया उन लोगों का था, उससे हमें इन लोगों को परेशानी है और उनकी लड़ाई उस पूरे नज़रिए से। तो अब जवाहरलाल जी को जब अटैक किया जाता है तो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की लीगेसी को अटैक किया जाता है। ये आपको मालूम होगा, बंगाल के एक बहुत बड़े फिगर थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, आचार्य पी.सी. रे, केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़े रहे, कंस्ट्रक्टिव वर्क मूवमेंट खादी से भी जुड़े रहे। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के गुरु गोखले थे और गोखले के गुरु दादा भाई नौरोजी थे, और हम तो जानते ही हैं कि जवाहरलाल जी के गुरु गांधी जी थे। तो ये जो पूरी लाइन है फ्रीडम स्ट्रगल की, जो एक पूरी लाइन चलती है, दादा भाई नौरोजी से वो नज़रिया शुरू होता है जिससे उन्होंने डिफाइन करना शुरू किया पॉवर्टी इन इंडिया में। जो उन्होंने जाके ऐसे लिखने शुरू किए जो कि 1901 में छपे, उसमें उन्होंने दिखाया कि अंग्रेजों का शासन और इससे पहले जो शासन हुए हैं उनमें क्या फर्क है। क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि जो उससे पहले जो शासन होते थे, वो कुछ लोग आते थे, लूट करके चले जाते थे, इकोनॉमी रीजनरेट हुई। फिर एक शासन आया जो कि यहाँ आके शासन करने लगा और यहाँ से रिसोर्सेज रेगुलरली ड्रेन होते। तो ये उन्होंने कहा, ये ब्रिटिश रूल की खासियत ये है कि वो ड्रेन करता है। इससे पहले जो शासन आए, वो शासक आए, वो यहाँ के बस गए, यहीं के हो गए, लेकिन ब्रिटिश रूल यहाँ के रिसोर्सेज ड्रेन करता है। तो इससे हमारी नेशन फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग सेटल हुई कि हमारा नेशन क्या है और क्या नहीं है। जो लोग यहाँ के हैं, जो यहाँ के बस गए, वो हमारे नेशन का हिस्सा है। तो दादा भाई नौरोजी की अंडरस्टैंडिंग हमारे नेशन फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रूशियल, और वही अंडरस्टैंडिंग ये लोग आज अनसेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग जवाहरलाल जी तक चलती है। तो जवाहरलाल जी को जब अटैक करते हैं तो वो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल की लीगेसी, इंडियन नेशन क्या था, उसकी लीगेसी, उससे वो लड़ रहे हैं। और ये अटैक केवल गांधी, नेहरू, दादा भाई पे नहीं है। अभी आपने देखा होगा बंगाल में
ये एक धारणा शुरू हुई कि टैगोर एक इम्पोजिशन है बंगाल की साइकी पे, जो कि लेफ्ट कल्चरल सिंथेसिस ने क्रिएट किया है, उनको प्रोपोगेट किया है, और लोगों की बनिस्बत जैसे बंकिम। तो अब अटैक ऑल राउंड है, और पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की लीगेसी और फ्रीडम स्ट्रगल के थिंकर्स की लीगेसी। अनिल जी, इसमें मैं जो थोड़ा सा सवाल निकल कर आ रहे हैं एकदम, कि अगर हम आज़ादी के आंदोलन की लेगेसी के बारे में बात करते हैं, तो देश क्या चला, देश में अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो अलग बात है, उस पर केवल चर्चा नहीं होती। जैसे मैंने कहा, नेहरू जी पे या इस पूरी लेगेसी पे जो हमला होता है, वो कोई मतलब क्रिटिक या आलोचक जैसा नहीं है, या ये नहीं है कि उसमें तथ्यों पर आधारित हो। वो एक बहुत विशेष, एक बहुत जहरीला, उसको कहने का तरीका, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना। आज इसके पहले के सेशन में बात की जा रही थी कि 2-3 दिन पहले रक्षा मंत्री जी को पता चला बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ नया ज्ञान, कुछ समय पहले कुछ और चीज़ पर नया ज्ञान पता चल जाता है, कभी कश्मीर पे कुछ मालूम पड़ जाता है, कभी मुसलमानों को लेके कोई ना कोई कहानियां बन जाती हैं, कभी पाकिस्तान कहीं आ जाता है। तो चलिए, मेरा ये था कि उस लेगेसी में अगर हम 3 या 4 या 5 मुख्य चीज़ें माने, और मुझे आप उसमें जोड़िएगा अगर मैं कुछ बड़ी चीज़ें भूल जाऊं, तो जो 4-5 चीज़ें मुख्य आई, जो एक तरीके से धरोहर के रूप में हमको मिलती हैं राष्ट्र निर्माण में, जो एक गाइड की, एक दिशा दिखाने की है। एक तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी केवल वो नहीं जो आज की सरकार या मीडिया समझता है कि इलेक्शन हो गए तो डेमोक्रेसी पूरी हो गई। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक सोच, लोकतंत्र वो है जहां आखिरी का व्यक्ति चाहे एक हो चाहे 2 हो, उसका, उसके विचारों का, उसकी ज़रूरतों का भी उतना ही महत्व हो जितना बहुसंख्यक का हो। तो इस तरीके की जो कई चीज़ें हैं, उस तरीके की लोकतांत्रिक सोच में विश्वास रखना। एक जो शब्द जिसका आजकल खास विशेष इस्तेमाल किया जाता है, सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष या सर्वधर्म संभाव, जिस तरह आप उसको कहना चाहें, जहां हम मानते हैं कि जो भी भारत में पैदा हुआ, भारत उसका उतना ही है जितना किसी और का है, और भारत की चाहे सरकार हो, इसकी संस्थाएं हो, हर व्यक्ति के लिए हैं जो इस देश का एक नागरिक है। और नागरिकता हमारी ना धर्म से जोड़ी जाती है, ना भाषा से जोड़ी जाती है, ना इलाके से जोड़ी जाती है, बल्कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उससे जोड़ी जाती है। तो वो है। एक और बात है कि जिसको कहा जाता है सोशलिज्म, पर सोशलिज्म हमारी कोई धरोहर नहीं रही, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के प्रति एक ज़्यादा संवेदनशील रहना जो सबसे गरीब है, सर्वहारा है, जिसको आखिरी का खड़ा हुआ व्यक्ति है, मनुष्य है, और वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। कहीं आर्थिक रूप से गरीब होगा, कहीं सामाजिक रूप से शोषित होगा, कहीं व्यवस्था में शोषित होगा, अलग अलग तरीके से शोषण होगा। उसके लिए काम करना, वो काम बहुत कठोर तरीके से करना, जिसकी शुरुआत आपने बताई जब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। एक सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता हमारी, और हमारी प्रभुसत्ता ऐसी हो क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद हमने देखा था, और नई जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही थी, कि वो हमारी प्रभुसत्ता जो है हमारी आर्थिक नीति में हो, हमारी विदेश नीति में हो, हमारी हर नीति में हो, और दुनिया के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में। तो आज जैसे बहुत से लोग जो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम ट्रेड को ऐसा कर सकते थे या विदेशी रिश्ते कुछ और कर सकते थे कभी कभी, तो ये 3, 4, 5 जो मूल चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें छूट गई होंगी, वो आप और जोड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा इनको भय लगता है, जब आप कहते हैं उस लेगेसी को ये तोड़ना या बर्बाद करना या कमजोर करना चाहते हैं, उनकी फहरिस्त में ये कौन कौन 2-3 चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहें। शुक्रिया। अगर हम वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच पे जाएं तो 1947 में जवाहरलाल जी कहते हैं, लॉन्ग ईयर्स अगो वी हैड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो मैं सोचता हूँ कि लॉन्ग ईयर्स अगो कब के ट्रिस्ट की बात हो रही है। तो इसमें जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक तो ऑब्वियस है कि लाहौर सेशन 29 दिसंबर 1929 जब स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात हुई, एक कराची सेशन 1931 जो कराची रेजोल्यूशन गांधी जी और तेंदुलकर ने लिखा है कि कैसे वो गांधी जी और जवाहरलाल जी ने मिलकर उसको ड्राफ्ट,
वो कराची सेशन एक नेशनल कंसेंसस बना। जो बातें आपने कही, आर्थिक सुधार, सेक्युलरिज्म शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसमें वही चीज़ है, उसको कहा गया रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। तो ये अंडरस्टैंडिंग में मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, आचार्य नरेंद्र सब शामिल थे। साउथ नॉर्थ सब रिलीजन के लोग इस अंडरस्टैंड कराची रेजोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग में शामिल थे। और उससे भी पहले अब जाए तो 1919 में जब रावलाट लेजिस्लेशन के खिलाफ जब एजिटेशन होता है, तब उसके बाद फिर नरसिंहार होता है, जलियांवाला बाग होता है, गुजरांवाला में एयर बॉम्बिंग होती है। तो उसके बाद जो कमेटी बनी उसको इंक्वायर करने के लिए मोतीलाल जी की, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी, ये सब लोग उस कमेटी में थे। इन्होंने जब पंजाब जाने की, पंजाब में छूट हुई तो गए एकदम, उन्होंने दौरे किए, रिपोर्ट तैयार की, एफिडेविट्स दिए, स्टेटमेंट्स दिए 600 से ज़्यादा। उसमें जवाहरलाल जी गए मटीरियल कलेक्ट करने के लिए और जलियांवाला बाग जाते हैं। और जलियांवाला बाग जाते हैं और दीवारों पे बुलेट्स गिनते हैं और वो लिखते हैं कि एक दीवार पे 67 बुलेट्स, बगल के घरों में गिनते हैं कि उनकी दीवारों पे कितने गए। एक किस्सा सुनाते हैं कि एक आदमी सड़क पे पड़ा हुआ, उसको वो वुंडेड था, उसको पानी दिया गया। एक मुसलमान ने उसको अपने टोपी में, वो पानी मांग रहा था, उसको अपनी टोपी में पानी रख के उसको पानी दिया। इतनी ही ताकत उसको आ गई कि वो बोल सके कि मेरी परवाह मत करो, वो मेरे नाल जो है उसकी जान बचाओ। और हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद की नारा लगा के वो एक्सपायर हो जाता है। तो जो ये ट्रिस्ट की बात जो जवाहरलाल जी करते हैं, आई थिंक इट गोज बैक टू 1919 और ऑल अदर थिंग्स दैट ही डज, लाहौर, कराची, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1946, फर्स्ट अमेंडमेंट की स्पीच, ये सब क्वेश्चन है। एंड इकोनॉमिक सॉवरेंटी। अब इन लोगों को खतरा यही तो है क्योंकि इनकी अलायंस, ये जो कम्युनलिज्म, सेक्टेरियनिज्म की अलायंस है कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल कैपिटल से, और हमारी रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल की जाए इंटरनेशनल कैपिटल को। तो पूरा जवाहरलाल जी की जो लीगेसी है, दैट इज एन ऑब्स्टिकल in that project, and in both the sectarianization of society and the plundering of our resources। वो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हमारी पब्लिक सेक्टर जो बिल्डअप हुआ था वो कैसे बेच बाच के डिसमेंटल हुआ है। तो ये दिस इज आई थिंक, और ये अलायंस क्रिएट करने के लिए दे फाइंड इट मोस्ट कन्वीनियंट टू केटर टू मेजॉरिटी बिकॉज इट इज इन द नेम ऑफ अ मेजॉरिटी यू कैन इमीडिएटली मोबिलाइज। हेट्रेड इज इजियर टू मोबिलाइज समटाइम्स। तो वो जो एग्जैक्ट रेपिटिशन वर्चुअली ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप इन द 1930s, वी आर गोइंग थ्रू something similar, and of course we will have to resist it, and your initiative is a very laudable effort in doing so. अनिल जी धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपने इन बातों का उल्लेख किया, क्योंकि बहुत समय नहीं है। जी ये जो रक्षा मंत्री वाली बात, इस पे मैं जरा बताऊं। इसमें ये हवाला देते हैं, एक डायरी है मणिबेन की, उसमें एक एंट्री है 20
30 सितंबर 1950 की। तो मैं आज ढूंढ रहा था कि इसमें क्या है, ऐसी चीज़ है जिसका वो कह रहे हैं कि जवाहरलाल जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का रेनोवेशन हो। अब ये कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है कि बाबरी मस्जिद में एक आइडल रख दिया गया था दिसंबर 1949 में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कनाइवेंस से। उसका हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि जो डैमेज किया, जो उसको रखने में जो मस्जिद में डैमेज हुआ हो, उसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो ये सोच के मैं ये ढूंढने की कोशिश की है डायरी, और मैं उस डेट पे गया जहाँ ये है। ऐसा कुछ है कोई जिक्र ही नहीं है रेनोवेशन का, तो जिक्र ही नहीं है। ये फर्स्ट ओरिजिनल एडिशन है डायरी का, ऐसा तो कुछ है नहीं। When reference about Babri Masjid erupted, Pandit ji said he has already convinced the assembly, read out a lengthy statement subsequently published in press. People in his province convinced about the situation. Shankar, that is V. Shankar, Sardar Patel's secretary, interrupted that he should circulate the statement all over in the form of a pamphlet. Pandit ji frequently referring to it at all places, and if he is not able to tell him, the case would go by default. Bapu said, Bapu here means Sardar Patel because it's being written by Moneybag, said government cannot give money for building a mosque? Question mark. Sardar Patel पूछ रहे हैं कि सर क्या सरकार बिल्डिंग अ मॉस्क के लिए पैसा नहीं दे सकती? So he knew it very well, so that Jumnagar was taken over, etc. There's a reference to some. यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि जवाहरलाल जी कह रहे हैं कि रेनोवेशन हो मॉस्क का और इसका कोई पैसा उसके लिए दिया जाए। तो ये इट्स एब्सोल्यूट डिस्टॉर्शन which has been circulated on the media, and this is the English version. The Gujarati version of this diary also needs checking so that the distortion can be completely explained. नहीं, अच्छा क्या जी, क्योंकि ये कल परसों की बात है, बल्कि इससे जो हम बात कर रहे थे उससे तो जुड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बहुत लोग बैठे हैं जो इसमें रुचि रखेंगे, अगर इसमें हम सरदार पटेल की चिट्ठी पढ़ते हैं जो वो गोविंद वल्लभ पंत जी को, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनको लिखते हैं, तो खासकर जो आज के लोग कभी कभी जो सरदार साहब को अपना बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे अगर उनके विचार सुन लें तो उनको थोड़ी जरूर दिक्कत होगी। उस पत्र में वो बड़े स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये जो वहाँ स्थिति बनी है ये बहुत गंभीर है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसको बहुत संवेदनशीलता से हमें देखना चाहिए, और इसको हम लोग बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से ही इसका हम हल निकाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और इसमें अगर कहीं भी हिंसा दिखती है तो देश का अहित होगा, यहाँ तक सरदार पटेल लिखते हैं, और कहते हैं कि अगर दोनों समुदायों को बुलाकर कोई रास्ता निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो यथास्थिति को बरकरार रखना, वहां शांति स्थापित करके रखना, और अन्यथा कोई चीज ना हो जाए, ये आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेवारी है। वो दूसरी बात है, किसी पत्र के विपरीत जो 6 दिसंबर 1992 को होता है, जिसके कर्ता धर्ता आज हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री या सरकार है वो बनते हैं, और उसी सरदार पटेल को वो एक तरीके से अपना हीरो मानते हैं। पर चलिए वो एक कारक बात है, क्योंकि ये चर्चा हुई तो मैंने कहा ये आपको बात बता दें। तो अनिल जी, क्योंकि बहुत सारा समय हमारे पास नहीं बचा है, मैं आखिरी में एक और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो लंबा है, पर क्योंकि आपने ये बात कर दी, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एक अपने स्वार्थ का भी एक सवाल पूछना चाहता था। हम जैसे लोग या बहुत से ऐसे हमारे लोग जो यहाँ आए हैं, कई जिज्ञासा से आए होंगे, कई इस समर में खुद योद्धा हैं, कई ऐसे लोग हैं जो विपरीत विचार रखते होंगे, हम लोगों की बातें सुनने आए होंगे, तो ऐसे करके बहुत ऑडियंस होंगे, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई सब एक ही मन या विचार के होंगे या अलग सोच के होंगे। कम से कम मुझ जैसा व्यक्ति जिसको एक मूल विश्वास है कि जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे उन पर जब तक देश चलेगा एक बेहतर भविष्य बनेगा, हमारे लोगों का, हमारे देश का, दुनिया में हमारी स्थिति का। जिन विचारों से, जिन मूल्यों के साथ पंडित नेहरू ने इस देश पर अपनी सत्ता रखी और उनको जमीन देने की और संस्थाओं में डालने की कोशिश की, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम विश्वास करेंगे। उसके खिलाफ जो आज बार बार एक कुठाराघात हो रहा है, ये बात तो सही है कि असली बदलाव तो तभी आता है जब सत्ता परिवर्तन हो, और ऐसे लोग सत्ता में आए
जो सत्ता के जुड़ी हुई संस्थाओं का दुरुपयोग ना करें और उस संस्थाओं को न्यूट्रल बना दें, मतलब वो अपना काम करे, इंसान अपना काम करे, समाज अपना काम करे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक आध दो कुछ ऐसी चीज बताइए कि हम जैसे लोग और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई मुझे लगता है कि ज्यादा ही जटिल हो गई और कभी कभी कम से कम मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं कि हम प्रयास तो कर लेंगे, ये ठीक है, बहुत अच्छा है सुनना कि एक दिया जलाए जाओ, लेकिन आंधी कुछ ज्यादा ही तेज है और अभी तो हाथ में, मैं एक और चीज कहना चाहता, अभी तो कभी कभी लगता है हाथ में दिया सलाई भी नहीं है सिर्फ बाती लेके घूमो तो दिक्कत होती है। और इस तरह की चीजें, इन लोगों का एक कमाल है, मैंने देखा है कहीं से कुछ भी आ जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है। कभी कभी एक समय था जब मैं डिबेट पे जाया करता था तो कौन सी किताब उठा के ले आते थे, कहां से ले आते थे कि हमें लगने लगता था कि यार हम ही अनपढ़ हैं। तो बाद में पता चला कि इतने बड़े झूठ में, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कहां कभी कभी मेरे ऊपर ऐसी चीज आ जाती थी। मैं बाद में जब उनको पकड़ता था, ये थोड़ा अपने बीच में रखिएगा, लेकिन जब उस पार्टी के कुछ लोगों से मैं बाद में पढ़ता था कि भैया ये तुम लाए कहां से, कहने का वो तो मुझे भी नहीं पता है, मिला है, बाकी तुम जवाब दो। तो लेकिन उसका जो सार्वजनिक असर होता है तो थोड़ा बहुत कुछ इस तरफ जरूर दिखाएं, क्योंकि आप इस चीज को हम लोगों से बहुत पहले जूझते रहे। सबसे पहले तो मैं ये तो एक ऐसा सवाल आपने करा है जिसका हम सबको जवाब ढूंढना है। तो मैं तो खाली कुछ सुझाव दे सकता हूँ कि एक तो ये कि जगह जगह, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि जगह जगह हम मोहल्ला कमेटीज़ बनाएं। मोहल्ला कमेटीज़ बने, हर मोहल्ले में, हर ज़िले में 10 महिलाएं, 10 आदमी मिलके या 5 मिलके एक हर ज़िले में एक मोहल्ला कमेटी बना लें, एक ज़िला कमेटी बना लें। इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं, इसका सिंपल कम्युनल हार्मनी और काउंटरिंग हेट। और ऐसी कमिटीज़ फिर उनको मालूम होगा कि स्टेट लेवल पे भी कैसे गठन कर सकते हैं और लोगों से मिलके। और ये मोहल्ला कमिटीज़ का सुझाव गांधी जी ने भी दिया, शाहनवाज खान ने भी दिया, मौलाना आज़ाद ने भी दिया, जवाहरलाल जी ने भी दिया। उन सब की राइटिंग्स में ये बात आपको मिलती है कि ये करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को ये अपना अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की राइटिंग से हम इनको काउंटर करने की कोशिश करें। अब जैसे सुभाष बोस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुभाष बोस की खुद की राइटिंग्स, उन्होंने, सुभाष बोस ने जवाहरलाल जी पे क्या लिखा, जैसे आपने बाहर लगाया हुआ है, जेपी का भी लगाया हुआ है कि उनका ट्रिब्यूट जो जवाहरलाल जी को वो देते हैं। तो ये सब चीज़ें सर्कुलेट की जाए ताकि इन लोगों को जो जिन पर्सनालिटीज़ को और जिन नामों को ये इस्तेमाल करके अपने मलाइनिंग कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लोगों का एक तरीके से, और इससे लोगों का एजुकेशन भी होगा और पब्लिकेशन से एक लो कॉस्ट पब्लिकेशन हो। अखबार निकालना, आज़ादी के आंदोलन में हर मेजर शख्सियत का एक अखबार ज़रूर होता था, एक छोटा सा अखबार ज़रूर होता था। अब हम खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिलाई करते हैं, तो वो उसका ठीक है, एक तरीके से उसका रीच लंबा भी होता है, लेकिन एक तरीके से लिमिटेड भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक पर्चा 4 पेज का भी हो, 2 पेज का भी हो, वो हमें ज़रूर जगह जगह निकालना चाहिए, जिसमें हम अपना कुछ फ्रॉम टाइम टू टाइम चीज़ें सर्कुलेट करते रहें। तो दैट्स इस बात। थैंक यू अनिल जी। बिकॉज मोहल्ला में अगर हल्ला मचेगा तो फिर वो हल्ला बहुत दूर तक जाता है।